बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक हम क्या क्या यूज करते हैं? नंबर 1 डोमेस्टिक टर्चरी, ये हमारा पहला पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक टर्चरी। एंड व्हाट इज डोमेस्टिक टर्चरी? उसको काफी डिटेल में इसका एग्जाम में आता है डेफिनेशन, और वैसे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है कि बताइए कौन कौन से एरिया डोमेस्टिक टर्चरी के अंदर कवर होते हैं। डोमेस्टिक टर्चरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इन लेमैन्स लैंग्वेज अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो वो क्या बोलता है? जो भी कंट्री की पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जो भी राजनीतिक बॉर्डर है, फ्रंटियर है, वही कंट्री का डोमेस्टिक टर्चरी है, इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज। हाउएवर, फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डोमेस्टिक टर्चरी कवर्स अ वेरी वाइडर सेंस। तो क्या क्या इसमें आता है, उसी सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। प्लान, जैसे जो शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक टर्चरी ऑफ इंडिया, तो इंडिया के शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनके शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो 2 कंट्रीज के बीच में लाई करते हैं। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टर्चरी ऑफ इंडिया। तो उसी मतलब यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टर्चरी का, उसका मेन लॉजिक ये कि कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। माने वो सारे सोर्सेस जो ये बताते हैं कि इनकम ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। तो अगर इंडियन एयरक्राफ्ट या शिप्स को ऑपरेट किया जाता है तो उसकी जो भी इनकम होगी वो कहाँ लाई करेगी? इट इज कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। सिमिलरली, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टर्चरी ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर को उसका इनकम होगा। अगर इंडिया के शिप्स या एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं विद इन 2 कंट्रीज, चाहे वो कंट्री जो भी हो, तो उन शिप्स एयरक्राफ्ट की जो इनकम है वो कहाँ होगी? वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। तो ये जो शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं, दिस इज आल्सो कवर अंडर द डोमेस्टिक टर्चरी ऑफ अ कंट्री। माने डोमेस्टिक टर्चरी का मतलब क्या? इकोनॉमिक टर्चरी, दिस इज द मेन वर्ड। माने कहाँ से हम बोलेंगे कि ये हमारी नेशनल इनकम, नेशनल डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। द मेन वर्ड इज इकोनॉमिक टर्चरी। तो जो आपकी फ्रंटियर है, जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो तो है ही है, साथ में शिप्स एंड एयरक्राफ्ट भी आएंगे। नंबर 2 फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। माने फिशिंग वेसल जहां पे मछली निकाली जाती है, ऑयल है, नेचुरल गैस रिग्स हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल वाटर में जिस पर किसका अधिकार है? सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया का अधिकार है, माने इंडिया वहां पर नेचुरल गैस का रिग्स ले सकती है, ऑयल एक्सप्लोर कर सकती है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकती है। तो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टर्चरी। तो जो भी इससे इनकम जनरेट होगी वो भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर। माने इंडिया के जो नाविक हैं वो इंडियन बोट्स, फिशिंग बोट्स यूज कर रहे हैं मछली पकड़ने के लिए ऑफ इंडियन ओशन, विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टर्चरी ऑफ कंट्री। नंबर 1 हमारे पास आया था शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट करते हैं विद इन 2 कंट्री। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। माने जो इंटरनेशनल वाटर है जिस पर इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है, वहां पर इंडिया एक्टिविटीज कर सकती है एक्सक्लूसिवली, कोई और कंट्री वो नहीं कर सकती। माने इंटरनेशनल वाटर के अंदर ही बाउंड्री होती है। कितना बाउंड्री?
इस कंट्री के अंदर में लाई करेगा, इतना बाउंड्री इस कंट्री के अंदर में लाई करेगा। नहीं, इंटरनेशनल वाटर में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो होता है कि किसका कितना अधिकार है उसके अंदर, यहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। मानिए जैसे आपका इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, तो वहां से जो इनकम जनरेट होगी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक ट्रेजरी का पार्ट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ ए कंट्री। कॉन्सुलेट्स का मतलब क्या होता है? एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय कॉन्सल ऑफिसर कमिश्नर बाय द गवर्नमेंट टू रिजाइड्स इन अ फॉरेन कंट्री टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स। माने हमारी कंट्री के ऑफिसर्स जो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के देशों में रहते हैं स्पेस लेकर, तो वो जो कॉन्सुलेट्स को ऑफिस और बिल्डिंग्स मिली है वो भी इंडिया के डोमेस्टिक ट्रेजरी का पार्ट मानी जाएगी। तो तीन बातें मेन है यहाँ पर। पहला वर्ड आया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। नंबर वन इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। नंबर टू फिशिंग वेसल्स and oil, gas and rigs and floating platform. Number three, embassies, consulates and military establishment. तो तीन बातें हैं जो हमें ये बताती है, माने जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है वो तो है ही है, साथ में ये तीन चीजें इसके अंदर और आएंगी। आल्सो इंक्लूड लिखा हुआ है, माने इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, वो तो है ही है, साथ में इन तीन चीजों को हम और लेके चलेंगे। नंबर वन, दोबारा देखते हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू कंट्रीज, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। व्हाट इज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म? जो पानी में चलते रहते हैं, फिक्स नहीं है। ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर, और उस कंट्री और उस इंटरनेशनल वाटर में हमारी कंट्री का क्या है? एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। तीसरा, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री इन अदर कंट्री। तो तीन चीजों को हम शामिल करते हैं। डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी, ये तो बात हमने आपको बताई भी कौन कौन चीजें आती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग कौन कौन चीजों को हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे। नंबर वन, एम्बेसी, उसका रिवर्स कर दो, माने हमारी एम्बेसी अगर बाहर है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। हमारी फ्रंटियर के अंदर एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, तो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी है, इंडिया के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी है, तो वो एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। ठीक है। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, क्योंकि वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि हमारी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO एटसेट्रा लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये किसी भी कंट्री में लोकेट, जहां भी इनका ऑफिसेस हैं, वो ऑफिसेस किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाते। These are not a part of country's domestic territory. According to the United Nations, economic territory or domestic territory is a geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely. तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। मेन आपको दो बातें याद रखनी है। इसका रिवर्स कर दो ऊपर वाले का, एम्बेसी का रिवर्स हो गया, और चाहे तो आप इसका भी रिवर्स कर सकते थे। Ships and aircraft of other country operated in our country is also not a part of our domestic territory. अगर फॉरेन कंट्री के शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री में आते हैं तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, ना कि हमारी कंट्री की। नाउ वी विल डू सम टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस। Which of the following are covered under the domestic territory? कौन कौन सी चीजों को हम इस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर करेंगे? बताइए, पहला क्या है?
Indian company in London. Indian company in London. Microsoft office in India. No. Company in India owned by Japanese. तो these are some. तो कौन कौन से आएंगे देखो 2, 3, 5, 6. तो 2, 3, 5, 6 हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, बाकी नहीं आते. ये तो है ही. तो अगर हमारी कंट्री की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी. इनको छोड़कर, किनको छोड़कर? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इंडियन कंपनी इन लंदन. अब ये कंपनी कहाँ पर है? लंदन में है. तो ये एक चीज हमारे पास डेफिनेशन है, इसमें कहीं भी नहीं आती. दिस इज नॉट आवर फ्रंटियर, दिस इज नॉट एयरशिप्स, दिस इज नॉट फिशिंग वेसल्स, दिस इज नॉट एम्बेसीज. तो ये हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी. माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में ऑफिस खोला तो एक्टिविटी कहाँ हो रही है? इंडिया के अंदर. तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज. कंपनी कहाँ की है? कंपनी इंडिया में है, लेकिन चला कौन रहा है? जापानीज. तो एक्टिविटी कहाँ हो रही है? इंडिया में. तो ये फ्रंटियर का पार्ट बन जाएगी. ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री. नो. ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक. यस. माने इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो हमारी कंट्री के अंदर कोई भी एक्टिविटीज होंगी जो अदर कंट्रीज करती हैं या कोई और फॉरेन कंपनी करती है, तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी. इनको छोड़कर. कौन छोड़कर? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड नंबर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इंडियन एम्बेसी इन जापान. यस. हमारी एम्बेसी जापान में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना. नो. ये इंडियन कंपनी है जो चाइना में काम कर रही है. नो. वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. रशियन एम्बेसी इन इंडिया. यस. नो. एम्बेसी है ये, तो एम्बेसी उसी कंट्री का पार्ट मानेंगे. टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका. नो. तो जो एक्टिविटी हमारी फ्रंटियर के अंदर होती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, वो और साथ में ये 3 चीजें, और हमारी बाउंड्री के अंदर ये वाली एक्टिविटीज नहीं मानी जाएंगी. क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नॉर्मल रेजिडेंट. दिस इज द सेकंड डेफिनेशन. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन हु ऑर्डिनरीली resides in the country, जो हमारी कंट्री में रहते हैं, and whose center of economic interest also lies in that country. माने वो हमारी कंट्री में रहते हैं और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जहां से वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी कहाँ लाई कर रहा है? also lies in that country. दोनों बातें. and यहाँ मेन वर्ड क्या है? and. माने दोनों बातें पूरी होनी चाहिए. resides in our country एंड नंबर 2 उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करें जहां वो रिजाइड्स करते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल, दोनों आते हैं इसके अंदर, इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में बताया, जहां से प्रॉफिट क्रिएट होगा, जहां से उनको इकोनॉमिकली पैसा मिलेगा. The resident live or located within the domestic territory. माने वो आपकी लोकेटेड लाइव या लोकेट करता है कहां पर? आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में. तो वो बहुत स्पेशल वर्ड है. reside in your domestic territory.
द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। और जिस लोकेशन पर वो है, माने डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करता है, वो लोकेट करता है, और डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्या है, उसी टेरिटरी में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। बहुत देखो, फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। कौन कौन नहीं आएंगे? अब देखो, ये जो डेफिनेशन को आप ध्यान से रखो, दो वर्ड मेन थे, lives or located within the domestic territory, the resident carried out basic economic activity of earning, spending and accumulation in that location. Foreign tourists हमारी कंट्री में आए and visitors who visit a country for recreation, holiday, medical treatment, study. अब ये हमारी कंट्री में लाइज तो कर रहे हैं, लेकिन इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है? जिस कंट्री से ये आए थे। तो एंड मेन वर्ड है, मैं दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। lies or located within our country, within our domestic territory, और economic interest also lies। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? वो हमारी कंट्री में घूमने फिरने के लिए आए तो लोकेट तो कर रहे हैं, हमारी कंट्री में रह तो रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है? उसी कंट्री में जहां से वो आए हैं। तो दीज आर नॉट कवर्ड अंडर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। Foreign staff of embassies, official, diplomats and member of an armed forces of a foreign country located in the given country। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, जो एम्बेसीज होती हैं वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती हैं जिस कंट्री की वो हैं। तो अगर हमारी कंट्री में एम्बेसीज के अंदर कौन सा स्टाफ है? फॉरेन स्टाफ। तो फॉरेन स्टाफ उस कंट्री के हिसाब से उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेट कर रहा है। तो दिस इज नॉट लोकेट इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई जापानीज एम्बेसी है, उसमें जापानीज लोग काम करते हैं, इंडिया के अंदर जापानीज एम्बेसी है, और कौन काम कर रहे हैं वहां पे? दिस इज द मेन वर्ड, फॉरेन स्टाफ। अगर इंडिया का स्टाफ है तो फिर वो डोमेस्टिक, फिर वो आ जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट में। कौन सा स्टाफ लाई कर रहा है? उसी कंट्री का स्टाफ लाई कर रहा है, उस एम्बेसीज में, ऑफिशियल में, डिप्लोमेट्स में, मेंबर्स में, जिस कंट्री का वो है एम्बेसी। तो वो हमारी नॉर्मल वो जो पर्सन्स हैं, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। और ये तो आता ही नहीं है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO, WHO are not considered as normal resident of the country in which they are operate. They are treated as normal resident of international area. This is the main word. ये WHO, UNO के ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती। ये क्या होती है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन are considered as a resident of the country to which they belong, and not of the international area. For example, American working in UN office located in India will be treated as normal resident of America. Employees of international organizations are considered as a resident of the country to which they belong, and not of international area. कोई व्यक्ति यूएनओ में काम करता है, इंडिया का आदमी, कहाँ काम करता है? इंडिया का, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। तो जो भी आदमी इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। However, if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become the normal resident of the country in which such institutions are located. It means, in the given example, if the American is working in UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated, माने 1 साल से कम में तो उसी कंट्री के माने जाएंगे वो। बट अगर 1 साल क्रॉस कर गया तो फिर वो जिस कंट्री में वर्कआउट कर रहे हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैंने आपको बताया। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देख सकते हैं। यू कैन सी
ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा आपको? हाँ सर। Crew member of foreign vessel, commercial travelers and seasonal workers, provided they are stays less than 1 year. तो हम ये कौन से पॉइंट्स कर रहे थे अभी? हम पॉइंट कर रहे थे फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो अगर ये क्रू मेंबर्स हैं किसी फॉरेन वेसल्स के, कमर्शियल ट्रैवलर्स के, और 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है उस कंट्री में, तो वो जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री के माने जाएंगे। बट आफ्टर 1 ईयर अगर वो लोकेट कर गए, मोर देन 1 ईयर, तो फिर वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होने शुरू हो जाएंगे। बॉर्डर वर्कर हु live near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country, they are treated as normal resident of the country where they live and not where they were. जिस कंट्री में वो, जिस कंट्री से वो रहते हैं, वहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंट्स मान जाएंगे, ना कि उस कंट्री के जहाँ पर वो एक्चुअल में अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री का मतलब क्या? वो नंबर 2, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है? द रेजिडेंट लाइव्स आर लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी and the resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. Followings are not included. Number 1, foreign tourists and visitors, foreign staff, international organizations, employees of international organization, crew member of foreign vessel, border worker. So these are some example. कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Indian officials working in the Indian embassy in USA. Yes, हमारी एम्बेसी में काम कर रहे हैं और इंडिया के हैं, तो ये कौन हो गए? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट। जापानीज टूरिस्ट 2 महीने नहीं, 1 साल क्रॉस करना चाहिए। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, इंडिया के। इंडियन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। तो जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री के, और 1 साल हो जाता तो फिर अमेरिका के माने जाते हैं। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। No. Indian Muslim going for the Taj pilgrimage. हज माने हज की यात्रा पे गए हैं इंडिया के मुस्लिम्स, तो वो इंडिया के ही तो माने जाएंगे, कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इन इंडिया। तो दीज आर सम बातें जो मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सिटीजन और रेजिडेंटशिप में क्या फर्क है? डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियलशिप। इट इज बेसिकली ए लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस। तो सिटीजनशिप जो है का मतलब है नागरिकता, कि लीगली आप उस कंट्री के नागरिक बन गए। तो 2-3 बातें मेन होती हैं उसमें। व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न, BORN, दिस इज कॉल्ड बॉर्न। बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न हुआ हो, बॉर्न इन इंडिया, एक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप इन इंडिया। ए पर्सन बॉर्न आउट ऑफ इंडिया, पेमेंट पैदा कहाँ हुआ है? Out of India, applies for citizenship and in a law allows him to become Indian citizen. पैदा कहीं और हुआ हो लेकिन लॉ को फॉलो किया, एंड लॉ बोलता है कि आज से आप इंडिया के सिटीजन बन गए हो, तो इट इज आल्सो कॉल्ड इंडियन सिटीजन। रेजिडेंशियलशिप क्या होती है? ये किस पे डिपेंड करती है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, कि हर किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लोकेट करता है।
when economic interest lies in India, ठीक है ना। माने ये जो आपका सिटीजनशिप है ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, कहाँ आप पैदा हुए या उस कंट्री के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपने फॉलो करके उस कंट्री का नागरिकता ले लिया। ये वन टाइम होता है, हमेशा मिल रहती है फिर ये। लेकिन जो स्टेटस है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इट लाइज ऑन योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे A Chinese living in India for more than 1 year is a normal resident of India. However, he is not a citizen or national of India as he does not hold citizenship of India. तो ऐसा हो सकता है कि जो सिटीजनशिप आपके एक कंट्री की है, लेकिन जहां आप अभी लोकेट कर रहे हैं, जहां आप रहते रिजाइड्स हैं, उसके हिसाब से हम तय करेंगे आपका यहाँ जहाँ पे आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हम तय करेंगे वेदर यू आर अ नॉर्मल रेजिडेंट और नॉट। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, टर्शरी ऑफ इंडिया और नंबर 2 रेजिडेंट, और नंबर 3 मैंने बताया सिटीजनशिप। और तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, डोमेस्टिक टर्शरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज टू कॉन्सेप्ट। द concept of domestic tertiary and normal resident are important to estimate domestic product और my domestic income और नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए इनका बहुत रिक्वायरमेंट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टर्शरी हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मानी जो चीजें डोमेस्टिक टर्शरी में प्रोड्यूस होती हैं वो सारी क्या माने जाते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी, डोमेस्टिक टर्शरी हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कंट्री की डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को लिखना होता है। मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम क्या, दिस इज आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। नॉर्मल रेजिडेंट हेल्प्स टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर परफॉर्म्ड विद इन द इकोनॉमिक टर्शरी और आउटसाइड। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम आगे डिटेल में करेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग डोमेस्टिक टर्शरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट कॉन्सेप्ट।